देखिए क्लास शुरू कर रहे हैं। गॉस के नियम के प्रयोग 3 गो हैं। तीनों प्रयोग हम आपको बारी बारी से बताते जा रहे हैं। और अगर आपको समय 9 बजे के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप यहाँ रुक के अपना उतार सकते हैं, और नहीं तो आप फोटो हम ग्रुप में डाल देंगे, और जिसको व्हाट्सएप पर चाहिएगा मैसेज कर दीजिएगा, भेज देंगे। ठीक है। गॉस के नियम के प्रयोग में सबसे पहला नियम है अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अगर कोई तार सीधा है और वो अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई जब बोल रहे हैं तो कितना ही लंबा तार हो सकता है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, कुछ भी। ठीक है। अगर कोई तार है और वो अनंत लंबाई का या कितना ही मीटर का है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज चारों तरफ होगा। क्वेश्चन है सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान निकालना है। इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं इसके जैसा ही। तो गॉसियन पृष्ठ जब हम खींचेंगे तो डॉट डॉट से खींचेंगे। ठीक है। गॉसियन पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ होता है, इसलिए डॉट डॉट से खींचते हैं। ठीक है। ये हम समझा चुके थे, आप लोग को याद है, बस खाली आज आपको लिखवा देना है। ठीक है। आगे का टॉपिक डिटेल में समझाएंगे। तो इसके कारण हम लोग ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं इसी पर ना हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पॉइंट पी ले लिए हम, और इस जगह पर ही हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस पॉइंट पी पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, अच्छा, इस जगह का एरिया बहुत कम होता है, जिसको डी ए वेक्टर ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, और इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा। चलो जल्दी चलो, ये तो बताए थे। और हाँ, कल है डाउट क्लास है, मेरे को अभी याद आया। डाउट क्लास का मतलब कि चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। जिन बच्चों का चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 फरवरी से फिर एक बैच खुलेगा। ठीक है। तो 6 फरवरी से आप उस बैच को अटेंड करके अपना पीछे वाला पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं, और इस बैच को भी पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें भी आगे पढ़ते रह सकते हैं, और 6 फरवरी से पीछे का पढ़ाई भी अपना पूरा कर सकते हैं इसके तुरंत बाद, यानी 9 बजे से। समझ में आया। दूसरा चीज़ कि आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो यूट्यूब पर भी सारा वीडियो अवेलेबल है। यूट्यूब पर भी सारे वीडियो एकदम शुरू से लेके अंत तक आपका है, तो उसमें आप अपना उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इस बैच को इसलिए पढ़ सकते हैं ताकि आप इसके जब बराबर में आ जाइएगा तो वो वाला बैच बंद कर दिया जाएगा। वो बैच सिर्फ इसलिए खुल रहा है जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका पीछे का जो छूटा हुआ है उसे पूरा करने के लिए। ठीक है। तो इसे आपको रेगुलर रखना है और पीछे की चीज़ों को समझते रहना है। ठीक है। इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है। और कल जो है क्लास डाउट क्लास है। डाउट क्लास में चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना आपने अभी तक पढ़ाई किया उसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कल। ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन हो आप अपना लेके आइएगा जितना पढ़े। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पर हमको पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो विद्युत क्षेत्र और डी ए वेक्टर दोनों का दिशा एक ही होगा, पर इसमें याद होगा आपको कि डी ए का दिशा ऊपर होता है और वेक्टर ई का डायरेक्शन इधर होता है, तो बीच का कोण 90 हो गया, तो ऊपर विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। ये बात समझ में आया। अब हम लोग इसकी लंबाई को माने थे क्या, एल माने थे। अब सभी बच्चे बताएं जल्दी से, हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये तार है ना, इस तार की लंबाई कितनी है, एल है। तो हम सीधे सीधे मान लेंगे कि माना तार की लंबाई क्या है, एल है। तो तार की लंबाई बराबर एल मान लिया। अब आपको हम बताए थे कि इसका पूरा आवेश का मान नहीं मालूम होता है,
सिर्फ कै मीटर का मालूम होता है? 1 मीटर। 1 मीटर वाले को एकांक लंबाई बोलते हैं और उसके आवेश को किस चीज से दिखाते हैं? लैम्डा से। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, एकांक लंबाई पर आवेश। अच्छा, एकांक लंबाई पर आवेश को हम लोग रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। तो हम मान लेंगे कि रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब सिर्फ इतना दूर, ठीक है, इतना ही दूर तक का आवेश कितना है? लैम्डा है। ये बात समझ में आ रहा है? का घनत्व बराबर क्या हो गया? लैम्डा। इसलिए कुल आवेश बताओ, कुल आवेश Q का मान, कुल आवेश कैसे निकालते हैं? अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर का आवेश कितना? लैम्डा। 2 मीटर का कितना? 2 लैम्डा। 3 मीटर का 3 लैम्डा। तो L मीटर का L लैम्डा होगा। तो कुल आवेश का मान यानी Q का मान हम कैसे निकालेंगे? L लैम्डा, L में लैम्डा से गुना कर दिए। क्लियर हो गया? अच्छा, इतना मानने के बाद अब हम जो विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं उसके लिए हम लोग तार से कितना दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और P से क्या खींचे हैं? गॉसियन पृष्ठ। यही ना काम किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? माना तार से r दूरी पर क्या है? बिंदु P है, जिससे हमने क्या खींचा? हाँ, जिससे। अब गॉसियन पृष्ठ कैसा है, किस आकार का है? ये भी लिख देंगे। जिससे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है, जिससे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, P पर विद्युत क्षेत्र हम लोग का क्या है? वेक्टर E, और क्षेत्रफल सदिश क्या है? dA वेक्टर, है ना। तो हम मानेंगे कि माना P पर विद्युत क्षेत्र क्या है? वेक्टर E, और क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A है। इतना मानने के बाद आपको याद रखना है कि हमेशा लास्ट में ही जरूर लिखाएगा। जितना आपको अनुप्रयोग बताएंगे लास्ट में ये लाइन आएगा। और नियम वही है पहले जैसा। सबसे पहले हम DA से विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स निकलता है। यही ना नियम है। तो हम क्या निकालेंगे? DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। DA मतलब कौन सा एरिया? ये इतना सा, इससे गुजरने वाला। फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस, और थीटा का वैल्यू 0, क्योंकि दोनों का दिशा एक ही तरफ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में थीटा इक्वल टू क्या है? 0। क्यों? क्योंकि वेक्टर E और डी वेक्टर A की दिशा क्या है? हाँ, या समान है, लिख सकते हैं। दिशा समान है, इसीलिए थीटा का मान क्या हुआ? 0। अच्छा, इंटीग्रेशन जब D का होता है तो D इंटीग्रल खत्म हो जाता है, तो बचेगा क्या? फाई ई बराबर। इधर बताओ कांस्टेंट कौन है? E बाहर हो जाएगा। अब इंटीग्रल में खाली DA बचेगा, इसका मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। चलिए, DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, तो EA। अब बताइए A क्या है? देखिए DA तो इस जगह पर है, तो A का मतलब है पूरा एरिया हुआ। तो ये बेलन का CA से हुआ वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h। h मतलब इसकी लंबाई, जबकि कितना दिया हुआ है? L। तो बोलो E × क्या लिखेंगे? 2πr/L। R मतलब ये त्रिज्या यहाँ तक, ठीक है। ये किसका मान हुआ? 5, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे किसका नियम? गॉस के नियम से। गॉस का नियम कहता है फाई ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है। लेकिन Q का मान क्या है?
हाँ देखिए यहाँ Q का मान क्या है एल एम, तो Q के जगह पर आप रखिए इसको, तो बोलिए फाई ई बराबर क्या प्राप्त होगा एल लैम्डा और बटा में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 में आपका क्या है फाई इक्वल नहीं ये वाला ई इंटू 2 पाई आर एल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई इक्वल टू क्या है ई इंटू 2 पाई आर एल, इसमें एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन। देखिए दोनों तरफ क्या कट रहा है एल से एल खत्म, तो बोलिए ई बराबर एल लैम्डा बटा में 2 पाई आर है ना, तो पहले एप्सिलॉन नॉट लिख दो उसके बाद आर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको बुक में कहीं कहीं अलग तरीका से लिखा है, जैसे कहीं आपको मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा में आर, जैसे लैम्डा इधर आर इधर और 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे मिल सकता है। इसके अलावा भी एक तरीका है, इसका मान हमको नहीं पता, लेकिन यही 4 रहता है यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जिसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। तो इसका तरीका एक और है लिखने का, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ लैम्डा है वहाँ हम 2 लैम्डा लिख सकते हैं, बटा में 2 से कट जाएगा। अच्छा इसको के बोलते हैं, तब के लिखेंगे तो 2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा, तो तरीका ये भी है लिखने का। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी यानी डिस्टेंस के बीच सीधा संबंध है कि उल्टा, उल्टा नीचे है तो उल्टा, मतलब अगर तुम दूर जाओगे तार से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा, और नजदीक आओगे तो बढ़ेगा, क्योंकि आर नीचे है आर नीचे आया। अच्छा लैम्डा मतलब कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, अगर हम आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करें तो यहाँ देखो प्लस चार्ज और एक यहाँ देखो, दोनों में फर्क है, इसमें सबसे ज्यादा नजदीक नजदीक प्लस है, इसमें दूर दूर है, तो लैम्डा का मान इसमें और इसमें अगर ये लैम्डा 1 हो लैम्डा 2 हो तो ज्यादा कौन हुआ लैम्डा 2 ज्यादा हुआ, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध है, लैम्डा ऊपर है तो लैम्डा और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही एग्जाम में आता है, पूछ देगा कि रैखिक आवेश घनत्व होता है ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। ऐसा ही क्वेश्चन उठा करके आपको पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है, ये समानुपाती होगा, सीधा संबंध है, ठीक है। और दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हुआ, चलिए आगे समझते हैं। फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपने लाइफ में एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उसको कहते हैं फैराडे का पिंजरा, ठीक है। फैराडे ने अपने आप को एक पिंजरा में बंद कर लिया और पिंजरे में बंद करके अपने ऑपरेटर से बोला कि अगर हमको कुछ होगा या हम मर गए तो इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, इसमें कोई हमारा एथी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि किसी का रिस्क है, हम खुद लेते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया था कि पिंजरा धातु का था, मेटल का था, और पिंजरा पर आवेश की मात्रा को वो बढ़ाए थे, पोटेंशियल को, ठीक है। और पोटेंशियल को जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है ये बात समझिए। मान लीजिए हम लोग बात करें अपना, तो हम लोग के शरीर पे कौन सा आवेश होता है नहीं ऋण आवेश, हम लोग के शरीर पे ऋण आवेश होता है। अब ध्यान से समझना, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। फैराडे ने अपने शरीर पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया कि पिंजरा को बंद करके और उस पिंजरे पर धन आवेश देना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन उनके शरीर पे कौन सा आवेश था ऋण आवेश था। ऋण आवेश हमेशा धन आवेश की तरफ आकर्षित होता है, ये बात समझ में आया। तो अगर ऐसा है कि पूरे शरीर पर ऋण आवेश है और वो पिंजरा में बंद है, तो ये ऋण आवेश धन आवेश की तरफ आकर्षित होना चाहेगा। तो डर इस बात का था कि कहीं उनका शरीर जो है आकर्षित होकर के उसमें सट न जाए, और अगर सट गया तो क्या होगा कि करंट फ्लो होगा और झटका लगने से उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन उनको अपने नियम पर पूरा भरोसा था कि अगर हम धातु से घिर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है।
और रियल में ऐसा हुआ, जब एक्सपेरिमेंटली वो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें प्लस चार्ज वो देना शुरू किए, तो उनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके पीछे कारण पूछा गया कि ये कैसे हुआ। तो अब आप सोचिए, जब बिजली चमकती है, बादल जब गरजता है जोर से, तो उसके पीछे कारण कि बादल पर भी आवेश होते हैं। बादल पर अगर धन आवेश होगा, ठीक है, तो वो किसकी तरफ जाना चाहेगा? ऋण आवेश की तरफ जाना चाहेगा। ऋण आवेश कहाँ पर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। पृथ्वी पूरी तरह से, पृथ्वी हो या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी चीज हो या हम हो, सब पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। अब ध्यान से समझना है कि अगर पृथ्वी पर ऋण आवेश है और बारिश के समय बादल हमारे नजदीक है, बादल पता है कितना नजदीक होता है हम लोगों के? कितना डिस्टेंस पे रहता है? लगभग 12 किलोमीटर। समझ में आया? 12 किलोमीटर के रेंज में होगा, 12 से नीचे भी हो सकता है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर बादल होता है। समझ में आया? अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी बादल पर है, तो वो ऋण आवेश वाले की तरफ आकर्षित होगा। अब बताओ, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा चीज है जो बादल के सबसे नजदीक हो सकता है? तार। तार सबसे लंबा होता है। अब सोचो कि बादल अगर तैरते हुए कहीं तार के नजदीक आ गया, तार के पेड़ के नजदीक, तो तार का पेड़ और बादल के बीच डिस्टेंस कम हो गया। अब डिस्टेंस कम हो गया और तार के पेड़ पर ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हाई पोटेंशियल है बादल पर, बादल पर बहुत सारा धन आवेश है, तो उस धन आवेश से एक धारा हवा में ही बहेगी, धारा का विसर्जन होगा हवा में, ठीक है, और वो धारा बहते हुए जो आएगी वो तार पे आएगी, और तार पर जैसे ही आएगी तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा और वो तार का पेड़ ऊपर से जल जाएगा, खत्म। समझ में आया? ऐसे ही हम लोग के साथ भी होता है। अगर हम कहीं ऐसे जगह पर हैं जहां हमारे सर के ऊपर बादल है और बादल हमारे शरीर के नजदीक है, तैरते हुए नजदीक आ गया है, तो उस समय तुम्हारा शरीर का बाल और ये वाला बाल खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो गया तो समझ लेना तुम पर बिजली गिरने वाला है। और ऐसा होता है, जिसके साथ भी बिजली जिसके शरीर पर गिरता है, पहले उसका बाल खड़ा होता है। कारण है कि बाल पर भी निगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया? और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो बादल और हमारे बीच में आकर्षण होगा, और जैसे ही ऐसा होगा, पोटेंशियल जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा और आदमी खत्म उसी वक्त। समझ में आया? तो अब मुद्दा ये है कि हम अपने आप को बचाए कैसे, कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको याद होगा कि मैंने बताया था धातु की विद्युतशीलता अनंत होती है। विद्युतशीलता अगर आपको नहीं बुझाता तो रुकावट याद रखो। धातु क्या करता है, इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझो। हम लोग मोबाइल से जब बात करते हैं तो हमारे मोबाइल से दो तरह के क्षेत्र निकलते हैं, फील्ड निकलते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पूरा नाम बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरह के होते हैं। उसमें से हम फोन से जिससे बात करते हैं, किसी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं, उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग में माइक्रोवेव होता है और उसी के जरिए हम लोग किसी से बात कर पाते हैं। तो ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ध्यान से समझो, तुमको हम बताए हैं कि धातु जो होता है वो विद्युत क्षेत्र को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। विद्युत क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा, धातु अगर सामने लगा दो, वो ब्लॉक कर देगा, उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि उसके रोकने की क्षमता अनंत होती है। हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, आप घर पे प्रैक्टिकल कीजिए। आप क्या कीजिए, 2 बर्तन लीजिए। एक बर्तन ऐसा लीजिए जो धातु का नहीं हो, यानी प्लास्टिक का एक डिब्बा ले लीजिए, और एक ऐसा बर्तन लीजिए जो धातु का बना हो, जैसे हम लोग जिसमें दूध रखते हैं, जिसको कैन बोलते हैं, है ना। आप कैन ले लीजिए, उसमें जो धातु, वो धातु का बना हुआ है। अब आप 2 वो मोबाइल लीजिए। एक मोबाइल पहले कैन में डालिए और बंद कर दीजिए और उस पर कॉल लगाइए, ठीक है। इसके बाद उसी मोबाइल को आप प्लास्टिक के डिब्बा वाले में रखिए और फिर उस पर कॉल लगाइए। देखिएगा आपको जो कैन वाला है उस पर फोन नहीं पकड़ेगा। समझ में आया? लेकिन जो प्लास्टिक वाला डिब्बा है उसमें फोन पकड़ लेगा। बताओ कारण क्या है? कारण है फोन से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया किसके पास? सिग्नल किसके पास गया? केन के पास भी गया, लेकिन केन किस चीज से बना हुआ है? धातु से। तो धातु ने उस सिग्नल को ब्लॉक कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन डिब्बा क्या है? प्लास्टिक का डिब्बा, वो धातु का नहीं है, तो उसमें सिग्नल प्रवेश कर गया और फोन पकड़ लिया। ऐसे होता है। समझ में आया? तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है कि मेटल जो होते हैं,
जहां भी मेटल रहेंगे वहां सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र को ब्लॉक करते हैं। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 2-3 बार आ चुका है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, तो इसके लिए हम लोग बादल वाला उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो बादल पर पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उससे करंट फ्लो होने का चांस है। कब? जब बादल के नजदीक आप होंगे, या तार का पेड़ होगा, या कोई जानवर होगा, उस पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। ठीक है, अब हम बचना चाहते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको कहाँ छिपना चाहिए? किस जगह पर छिपना चाहिए कि आप पर बिजली ना गिरे? कहाँ? धातु से घिरे हुए जगह पर। धातु से घिरा हुआ जगह कार हो सकता है। कार, अगर आसपास में कोई कार है तो कार का ऊपर वाला चदरा किस चीज का होता है? धातु का होता है। अब आप कार में बैठ जाइए। अगर आप कार में बैठ गए तो आपके बीच और बादल के बीच में अब कौन है? धातु है। अब ध्यान से समझिए, धन आवेश विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता। आपका शरीर पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। बादल पर धन आवेश है तो वो भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब आप बताइए, वो वाला विद्युत क्षेत्र आपके विद्युत क्षेत्र को नुकसान करेगा कि आपका विद्युत क्षेत्र उसको नुकसान पहुंचेगा? बादल का विद्युत क्षेत्र हमें नुकसान करेगा, हमारे विद्युत क्षेत्र को। तो हम अपने विद्युत क्षेत्र को बचाना चाहते हैं बाहर के विद्युत क्षेत्र से, तो उसके लिए हम क्या हो गए? कार में बैठ गए। समझ में आया? तो अब आपसे पूछा जाए कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो आपको बोलना है किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के द्वारा, है ना, किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र को बचाने का जो भी उपाय किया जाए। जैसे हम अपने विद्युत क्षेत्र को बचाने का उपाय कर रहे हैं, क्या उपाय किए? तो कार में बैठ गए, ठीक है, या किसी घर में चले गए। तो घर में चले जाएंगे तो जरूरी नहीं कि हम बच जाएंगे, क्योंकि घर में और आपके बीच में छत आ रहा है, और छत में अगर रॉड है तो वो मेटल है, वो आपको बचा सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से वो बचा पाएगा। अगर बिजली छत पे गिरती है तो संभावना है कि पूरा रॉड में या उस पूरे घर में एक पल के लिए, जैसे कुछ दिन पहले जब इसी साल, अगले पिछले साल में गरखा में छपरा वाले रोड पे एक घटना हुआ था कि मतलब हुआ कि एक उसमें मेरे दोस्त भी थे, बिजली एक पल के लिए गिरी थी पोल पे, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे गिरा था। तो ट्रांसफार्मर पर गिरने का मतलब हुआ कि उस तार में हाई पोटेंशियल का करंट एक पल के लिए बहना। समझ में आया? और हाई पोटेंशियल का करंट एक बार बहेगा तो जिस जिस घर में कनेक्शन होगा वो सब चीज एक के बार में खत्म, जल जाएगा। तो लाखों रुपया का नुकसान हर घर में लगभग हो गया था। किसी का एसी जल गया था, किसी का टोटल पंखा जल गया था। तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन हो और पोल पर या ट्रांसफार्मर पर बिजली गिर जाए तो हाई पोटेंशियल का करंट कुछ पल के लिए बहेगा, जिसके वजह से अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब जल सकती है हाई पोटेंशियल करंट की वजह से। ये ऐसा होता है। हाई पोटेंशियल का मात्रा उस पर बढ़ जाएगा, लेकिन कब बढ़ेगा? जब आपके टच में आएगा तब ना। समझ में आया? और आप तो दूर हैं उससे, अगर उसको छूइएगा तब तो खत्म। अब आप कार में बैठे हुए हैं, ऊपर धो के बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में मेटल पर जो ब्लॉक कर रहा है उसी को छू दीजिएगा तो मेटल आपको बादल के इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देगा, और जोड़ देने के बाद उस समय आप उसका शिकार हो जाइएगा। समझ में आया? तो इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मेटल को बीच में लाते हैं, जिसके वजह से हम अपने आप को बचा सकें, और इसी को कहा जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। पर एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे लिखिएगा? अगर हम बोलें कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो आंसर होगा बाहर के विद्युत क्षेत्र से, है ना, किसी अन्य विद्युत क्षेत्र को बचाने के लिए किए गए उपाय को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। बोलो, समझ में आ गया? बाहर का विद्युत क्षेत्र होगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, बादल का ही नहीं किसी भी चीज का हो,
और उसे बचाने के लिए, मतलब उसके द्वारा किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र को बचाना हो, तो उसके द्वारा हम जो भी उपाय करते हैं वो स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो केस नंबर 2 अनुप्रयोग नंबर 2 पढ़ना है। जैसे हम पढ़े कि अनंत लंबाई के सीधे चालक तार हैं। अब कोई एक धातु का ही बंध कोई चीज हो, दूसरा नंबर, तो उसका नाम होगा खोखला गोलाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखो खोखला गोलाकार चालक, चालक कैसा होगा? गोलाकार होगा। खोखला मतलब खाली, खाली गोला ही नहीं, दुनिया का कोई भी चीज हो जो चारों तरफ से बंद हो, उसके लिए ये नियम साबित हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक गोला बना लेते हैं और इस गोला का ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्या हो गई, बड़ा आर इसका त्रिज्या मान लिए, और इस पे आवेश दे दिए। आवेश दे दिए और इसके कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब इसके कारण कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान के चलिए कि एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पर, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कॉन्सेप्ट वही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कौन सा पृष्ठ खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ। इसमें गॉसियन पृष्ठ कैसा खिंचाएगा? गोलाकार ही, क्योंकि गोला है तो गोलाकार खिंचाएगा, और डॉट डॉट से खींचेंगे, तो यहाँ से होते हुए एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी मान लेंगे छोटा r। अब यहाँ पर डी वेक्टर ए इस डायरेक्शन में होगा और इसी डायरेक्शन में कौन होगा? वेक्टर ई। इतना पहले हम मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पर देखा जाए तो आवेश का कुल मान कुछ ना कुछ होगा, तो आवेश को किस चीज से सूचित करते हैं? क्यू से। अच्छा इसका त्रिज्या क्या है? आर है। तो पहले हम मान लेते हैं कि गोला है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है? आर है, कैपिटल आर। तो क्या लिखेंगे? माना, है ना, त्रिज्या आर वाला एक खोखला गोलाकार चालक है, इतना मान लिए। अच्छा केंद्र ओ से कितना दूरी पर? आर दूरी पर। अच्छा एक और चीज, इस पर पहले आवेश भी तो मानना होगा। अच्छा पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब समझ रहे हो पूरा इसका एरिया, पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, मतलब इस पर टोटल आवेश कितना मान लिए? प्लस क्यू। अच्छा अब केंद्र से चलेंगे, केंद्र ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसा करने के लिए याद करो, सबसे लास्ट लाइन हम लोग क्या मानते थे? बिंदु P पर दो गो चीज मानते हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक सदिश क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे? माना बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए है। ठीक है, एक चीज समझो अब ध्यान से, इसके आगे प्रोसीजर तो वही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ पर ही पूछ दे,
ये भी पूछ सकता है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान तीन जगह तीन तरह का होता है, एक बाहर, एक पृष्ठ पर और एक अंदर। तो जब भी हम मान निकालते हैं तब तीन जगह के मान को निकालते हैं। तो कितने केस हो गए? तीन। तो केस 1 अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, केस 1 गोला के बाहर। हम लोग अभी निकालेंगे गोला के बाहर, ठीक है। अभी केस 1 देख रहे हैं, गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा वही निकाल रहे हैं। तो अब बताइए इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डी ए से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। जैसे इसमें देखो पढ़े हो, यहाँ पर देखो वेक्टर ई, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए माना गया। मानने के बाद हम क्या किए हैं? डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले हैं। तो वैसे ही इस सवाल में भी क्या किया जाएगा, इतना मान लिया गया है तो क्या लिखेंगे? डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बोलो क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रल डी फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 लिखेंगे। क्यों? थीटा का मान क्या है? 0, क्योंकि वेक्टर ई और डी वेक्टर ए की दिशा क्या है? दिशा समान है। हो गया। अच्छा, डी फाई ई का इंटीग्रेशन, फाई ई कांस्टेंट है तो ई बाहर बच गया क्या? डी ए। डी ए का इंटीग्रेशन ए, तो ई इंटू क्या हो गया? ए। अब बताइए ए क्या है? किसका क्षेत्रफल? गोला का। बड़ा गोला का कि छोटा गोला का? बिंदु कहाँ है? पी पर। और यहाँ पे बिंदु है तो ये बिंदु जो है गोला पर आ गया। बड़ा गोला की छोटा गोला? बड़ा। तो बड़ा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना पढ़े हो? 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा आर लेंगे कि बड़ा आर? बड़ा आर लेंगे। समझ में आया? क्योंकि बड़े गोला का ना बात हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो ये होगा ए का मान, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखते हैं? देखो इसमें क्या पढ़े हो? ये समीकरण एक माने थे तो क्या लिखे थे? गॉस के नियम से। वैसे ही इसमें भी लिखेंगे गॉस के नियम से। बोलो गॉस का नियम क्या है? हाई ई बराबर क्यू बाई। अच्छा, इसमें आवेश का घनत्व तो नहीं माने हैं, ठीक है। तो क्यू का मान क्यू ही रहने देंगे। मन करे तो मान भी सकते हैं। जैसे 1 मीटर स्क्वायर में आवेश कितना होता है? सिग्मा। तो 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा होगा, 3 मीटर स्क्वायर में 3 सिग्मा, और ए मीटर स्क्वायर में ए सिग्मा हो जाएगा। सॉरी, सिग्मा, ए सिग्मा होगा। बोलो इसी को कुल आवेश बोलते हैं। तो क्यू का मान सिग्मा ए या ए सिग्मा भी लिखा जा सकता है। चलिए इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लिए? 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 में बताइए क्या है? ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई। अब इसको इधर लेकर आइए और ठीक से अरेंज करके लिखिए। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। क्यू को साइड में और आर स्क्वायर। अच्छा, इसको के बोलते हैं क्या? ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। कब? के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद आया कुछ? याद करो, बिंदु आवेश के कारण, है ना, और इससे आर दूरी पर के क्यू बाई आर स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण भी वही आया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो समझो ठीक से। हाई जो देख रहे हो पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हो, अगर इसको हम जूम करें, ठीक है, तो जब जूम करेंगे तो ये भी कुछ देर के बाद क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब गोला एक पॉइंट की तरह होता है।
तो उसका फॉर्मूला या बिंदु का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही होता है, KQ/R²। समझ में आ गया? अच्छा, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2, गोला के पृष्ठ पर देखो, ये गोला है, ये पॉइंट P कहाँ आ गया? अब पृष्ठ पर। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा तो इस बड़े आर का मान किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, इस आर का मान, छोटे आर का मान, बोलो इस मान के बराबर हो जाएगा? अगर ये ऐसे हो जाए तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि गोला के पृष्ठ पर तभी हो सकता है जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। बोलो ये होगा, ये वाला चीज बराबर होगा। तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रहा फॉर्मूला, खाली स्मॉल r के जगह पर हाँ कैपिटल R हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बाई, बोलो ये हो जाएगा। ये समझ में आया? या ऐसे भी बोल सकते हैं KQ/, क्लियर हुआ? ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 3, गोला के अंदर। तो इसके लिए हमको फिगर भी बनाना पड़ेगा। देखिए ये गोला था, इस पर हम पॉजिटिव चार्ज लिए हुए थे, ठीक है। यहाँ सेंटर था, ये पूरा रेडियस क्या था? R। अच्छा पॉइंट अब मान के चलो यहाँ आ गया P, ठीक है। तो यही ना R था, छोटा r। बोलो इसमें और इसमें अब बड़ा कौन हुआ? कैपिटल R। तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये बताओ, विद्युत क्षेत्र अगर निकालना हो या विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम कब अप्लाई होता है? जब गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तब। तो गॉसियन पृष्ठ अगर खींचा भी जाए यहाँ पर तो कैसे खींचेंगे? P से होते हुए, ऐसे ही ना खींचाएगा। ये गॉसियन पृष्ठ हुआ। अब बताओ इस पृष्ठ के अंदर आवेश है कि नहीं है? आवेश तो गोला पर है, क्या गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है? आवेश का मान क्या है? 0। हम ये लिख सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है? Q का मान 0 है। अच्छा R का मान तो समझ ही रहे हो कि क्या होगा? R के जगह पे तो R लिख ही लोगे, लेकिन Q के जगह पर क्या लिखोगे? 0। अगर इस Q के जगह पर 0 लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब बताओ, फैराडे ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो पिंजरे में अपने आप को बंद किया था, तो उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या था? 0। क्योंकि ये गोला जो है चारों तरफ से बंद है, अगर बंद है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। अगर यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, सब जगह प्लस चार्ज है, तुम सोचो कि अगर यहाँ पर कोई माइनस चार्ज अगर रहता भी तो ये प्लस इसको इधर खींचता और ये वाला प्लस इधर खींचता, तो ये आदमी जाता किधर? बीच में ही रह जाता। तो हर तरफ से खींचने का काम हो अगर, तो ये वाला जो बंदा है वो तो यहीं रह जाएगा। इसलिए इस पर परिणामी बल क्या होगा? 0। इसीलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। और ये गॉस के नियम से भी साबित हो गया। तो ये पूछ सकता है कि फैराडे के पिंजरा में रहने से, है ना, फैराडे को कुछ नहीं हुआ, इसको गॉस के नियम से सत्यापित करें। तो आपको यहाँ पे आपको ये ऐसे साबित करना होगा। समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से समझिए, इसके बीच का ग्राफ समझते हैं। देखिए हम इस अक्ष पर दर्शा रहे हैं दूरी, दूरी मतलब किसका मान? R का मान। और इस अक्ष पर हम दिखा रहे हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब किसका मान?
हाँ वेक्टर ई या केवल ई बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है, क्लियर। अब ध्यान समझिए, ये मान के चलो ये हमारा गोला है जिस पे कौन से चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है। यहां तक की दूरी क्या है, आर, और इधर तक का दूरी, त्रिज्या तो हर तरफ बराबर होता है। अब सोचो, हम तुमसे बोले हैं अभी अभी कि भाई विद्युत क्षेत्र जो होता है ये गोला के वजह से, गोला के वजह से जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे केस नंबर 2, केस नंबर 1 में ये मान आया है, ये गोला के बाहर का बात हो रहा था। यहाँ समझो, ये पॉइंट P था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, मैं कहूँ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 10 है, ठीक। तो नजदीक आओगे तो 10 से कम होगा कि ज्यादा होगा, 10 से कम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बिंदुओं में जोर से धक्का कहाँ लगेगा। मान के चलो किसी पर प्लस चार्ज, अच्छा प्लस चार्ज छोड़ो, हम ही लोगों को ले लो, हम लोगों पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर जोर से हमको ये खींचेगा कि यहाँ पर, तो अभी तो तुम लोग थोड़ा देर पहले बोले हो कि नहीं कम हो जाएगा, यहाँ पर जोर से आकर्षण होगा और नजदीक आएंगे तो आकर्षण और ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा आकर्षण कहाँ होगा, पृष्ठ पर। तब विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। और फॉर्मूला भी यही कह रहा है, नीचे आर स्क्वायर है और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है। उल्टा संबंध कि सीधा संबंध, उल्टा, मतलब आर को कम करोगे, आर को कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, और आर को ज्यादा करोगे घट जाएगा। दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो अब बताओ, इस ग्राफ में दूरी अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा कि बढ़ेगा, है घटेगा। ये बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैमाना जो है ये वाई अक्ष है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है, कौन सा पॉइंट है ना, और एक पॉइंट यहाँ पर सी है, इसमें से एक पॉइंट है जो गलत है, ठीक है। कौन सा पॉइंट गलत है, क्यों, यहाँ पर बता रहा है कि दूरी इतना है यहाँ तक, समझ में आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ये रहा, समझ में आया। लेकिन ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस इतना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, डिस्टेंस ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट है कि ये डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। तो ये तो बात सही है कि जो नजदीक होगा विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जो दूर होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम, और दूर होगा तो और कम होगा। सी को तो यहाँ होना चाहिए, जबकि हम ऊपर कर दिए हैं, तो सी का गलत जगह पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका देखा जाए नेचर, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनते जाएगा, समझ में आया, ऐसे बढ़ते जाएगा और यहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनते हुए अनंत पर जाकर के ये 0 होगा ऐसे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा भी गया तब क्या होगा, याद करो, फैराडे का भी नियम हमको बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत 0 हो जाएगा, तुरंत इलेक्ट्रिक, इसके अंदर जैसे ही गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, 0। इतना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाँ हाँ बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो अभी पढ़ाए हैं, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे खड़ा रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, सब अंदर वाला जगह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो अब बताओ, अगर हम यहाँ भी खड़े रहे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस जगह पर भी, तो इतना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। लेकिन इस तरफ से भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और दूर जाओगे तो क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसी ग्राफ को हम दूसरे तरीका से भी बनाते हैं, एग्जाम में पूछता भी है। ये ऐसे और ये वाला लाइन, इतना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
मैक्सिमम, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान के चलो हम क्वेश्चन पूछे कि निम्न में, है ना, गोलाकार चालक का विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी। इनमें से कोई नहीं, बोलिए आंसर क्या होगा? सी, बी, बी होगा कि सी होगा? तो इंटरेस्टिंग चीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बात यह है कि दोनों सही है, बी और सी, बी भी होगा सी भी होगा, लेकिन दो तो काला नहीं करेगी। आप गौर से देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हुआ, इधर हम लाइन नहीं खींचे हैं, तो भी इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। समझ में आया? और यहाँ दिखा दिए हैं कलर में, तो समझ गए कि ओ ये होगा, क्या है कि टैली कर रहा है खूब बढ़िया। समझ में आया? तो ये हिसाब से कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी होगा ये भी होगा, तो इसलिए दोनों होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी में लिखना चाहिए बी और सी दोनों, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक के लिए समय नहीं है, बता दें। लास्ट टॉपिक अगर ये बता दिए तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो बता दे ना। तीसरा नंबर है समतल चादर। समतल चादर अचालक भी हो सकता है या चालक भी हो सकता है, के कारण विद्युत क्षेत्र देखिए, इसमें भी आपको केस 1 समझना है। दो गो केस है इसमें। अगर समतल चादर जो है चालक होगा तो विद्युत क्षेत्र, और अचालक होगा तो बड़ा सिंपल सा है, एगो समझिएगा दूसरा अपने आप बन जाएगा। इसमें क्या है कि अचालक होगा और चालक होगा, तो दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। अगर चालक हुआ तो अगर इधर धन आवेश होगा तो धन आवेश इधर भी होगा, दोनों तरफ उत्पन्न हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना बढ़ जाएगा। और अचालक हुआ तो जिधर आवेश फेंको वहीं पे रह जाएगा। समझ में आया? आवेश जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, ये दूसरे तरफ नहीं जाएगा। तो ये दोनों में अगर हम बोले कि चालक कौन है, तो ये चालक का पहचान है। ऐसा फिगर देखो तो चालक, ऐसा फिगर देखो तो क्या है? अचालक। समझ में आया? तो इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता में मान के चलो इसका 5 है तो इसका कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो सिंपल 2 से गुना कर देना है। तो हम केस 1 में केवल किसके कारण निकाल देंगे? अचालक। अचालक को निकालने के लिए खाली 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनंत विस्तार के समतल अचालक अचालक चादर, जिसे चादर बोल रहे हैं इसे आप प्लेट भी बोल सकते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें।
देखो बहुत आसान है, भारी नहीं है, ये बहुत आसान है बाकी के तुलना में, बहुत ही इजी। कैसे इजी है देखो, तुमको एक चादर बनाना है, मान के चलो ये एक चादर हो गया, प्लेट हो गया। ये प्लेट इस तरह का भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, किसी भी डिजाइन का हो सकता है, लेकिन इसमें ये नहीं ना बोला है कि आयताकार हो या चतुर्भुजाकार, नहीं बोला है। अब इस पर आपको प्लस चार्ज दे देना है, मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज दे दिए। अब इसके कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी जगह पर निकालनी है, यहाँ पर मान के चलो P पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसको पॉइंट को P मान लिए। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसको अगर आप गॉसियन पृष्ठ में घेरना चाहते हैं तो ऊपर से एगो छत ढलाई करोगे, एगो इधर दीवार होगा, एगो नीचे से दीवार होगा, तो सब आगे पीछे सब चारों तरफ से एक घर जैसा बनाना पड़ेगा, तब न जाके घेराएगा। अब वही इस टाइप का होता तो तब तो ऐसा का घर बनाना पड़ता। हर डिजाइन के लिए हर वेराइटी का घर चाहिए, बात बुझाया। तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो गया कि यहाँ गॉसियन पृष्ठ बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे नहीं बनाएंगे, कुछ दूसरा बात सोचते हैं। क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए ही गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं और उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पॉइंट चार्ज का मतलब कोई एगो चार्ज पकड़ लो इसमें, जैसे बीच वाला पकड़ लेते हैं, है ना। और इसी को अगर देखा जाए तो पॉइंट चार्ज हमेशा एक वृत्त जैसा होता है। अगर इसको घेरना हो तो आगे से भी घेरना होगा और पीछे से भी घेरना होगा। ऊपर से हम नहीं घेरेंगे, ये तो ऊपर से घेरा ही गया, ऊपर से इसे तो घेरा ही गया है। समझ में आया? देखो तो बीच में आ गया। अब देखो ये घेरा गया है। अच्छा, ऊपर क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा DA, लेकिन विद्युत क्षेत्र तो इधर होगा ना, तब बीच का कोण क्या हो गया 90, 90 हो जाएगा, था cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ऊपर विद्युत फ्लक्स नहीं होगा और नीचे नहीं होगा। समझ में आया? तब बोलो इसमें से जितना भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा, अगर हम कहें कि टोटल यहाँ से विद्युत फ्लक्स 4 गो निकल रहा है, तो वो चारों एक ही तरफ जाएगा कि इधर भी जाएगा? 2 गो इधर जाएगा, 2 गो इधर जाएगा। समझ में आया? तब विद्युत फ्लक्स जो होगा आधा इधर बट जाएगा, आधा इधर बट जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। हम एक जगह यहाँ निकालना चाहते हैं, तो एक जगह निकालने के लिए चाहे 2 जगह निकालने के लिए, बात यह है कि फॉर्मूला तो वही है, EDA cos थीटा, है ना, लेकिन फ्लक्स की संख्या दोगुनी है यहाँ पर, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, इसलिए जितना भी फ्लक्स होगा इधर का उसमें खाली 2 से गुना कर दोगे तो बोलो कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो हम पॉइंट P पर देखेंगे कि इतना दूर का जो एरिया है उसको DA बोलते हैं, ये क्षेत्रफल सदिश आई पॉइंट वाला का एरिया। अच्छा, इस पूरे का एरिया कुछ तो होगा A। अच्छा, इस इधर ही वेक्टर E का डायरेक्शन होगा, बस इतना ही में आपको 2 से गुना करके इंटीग्रेशन कर देना है और आंसर आ जाएगा आपका। तो बोलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि माना कैसा चादर है, समतल है, और चादर जो है अचालक है ना, तो माना समतल अचालक चादर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल A है, मतलब इसका पूरा एरिया A है। अच्छा, इस पर आवेश का कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठ घनत्व। तो हम मान लेते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, याद करो बताए थे। तो बोलो कुल आवेश कितना होगा, अभी अभी बताए हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर पर 2 सिग्मा, तो A मीटर स्क्वायर पर, तो Q बराबर क्या हो जाएगा A सिग्मा, ये टोटल कुल आवेश हो गया। अच्छा, अब हम इसमें ना दूरी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दूरी का इसमें यूज ही नहीं होगा, तो खाली मान लेंगे कि कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। तो हम लिख लेंगे कि चादर से कुछ दूरी पर बिंदु क्या है, P है, जिस पर
क्या करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करना होता है तब हम क्या करते हैं, तब मानते हैं, तब माना P पर विद्युत क्षेत्र कितना, वेक्टर E, और क्षेत्रफल सदिश कितना, क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर मानते हैं। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। DA से, अब तुम लोग को बाउंस कर रहा है, आज ज्यादा हो गया है। DA से गुजरने वाला, सुबह में ही एक्चुअली हम टाइम से पढ़ा दिए, तुम लोग 10 मिनट लेट थे। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये खत्म हो गया है सब उसमें। DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बोलो कैसे लिखेंगे, D फाई E, क्या लिखेंगे, E DA cos 0, है ना। इंटीग्रेशन कर देंगे, हो गया, और इधर भी हो जाएगा। अच्छा एक्चुअली देखो, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो DA के जगह पर बताओ क्या हो जाता है, A हो जाता है। तो कोशिश करोगे कि DA, देखो लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करो तो A लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे A लिखा हूँ, तो और सब में भी मुझे क्या कर देना चाहिए, A, सब में खाली हमको D हटा देना होगा। जैसे यहाँ देखो DA था, यहाँ पर आपको केवल क्या कर देना है, A क्यों लिख रहे हैं बता सकते हो, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, A। इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, DA। इसमें भी हो गया। चलिए अब खत्म ही है, टेंशन खत्म। चलो अब यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 0, क्योंकि वेक्टर E, और बात मत करो खत्म होने वाला है, DA की दिशा क्या है, समान है। अब बताओ इसमें एक जगह गलती है, बताओ कहाँ गलती है, एक जगह मिस्टेक है, कहाँ पे, यहाँ पर 2 होगा, बताओ क्यों, अभी बताए हैं। फ्लक्स निकालने के लिए दोनों तरफ फ्लक्स निकलेगा, इसलिए इसमें कितना से गुना होगा, 2 से। अब यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो फाई E बाहर तो 2E, और DA बच जाएगा, DA का इंटीग्रेशन तो फाई इक्वल टू 2EA हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे गॉस के नियम से, फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान देखो, Q का मान क्या है, A सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फाई E, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, एक में क्या है 2EA, और इसमें क्या है A सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, A कट गया तो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताओ तो केस 2 क्या था, है ना, जब चादर कैसा हो, चालक हो, तो बोलो E बराबर क्या होगा, खाली इसमें 2 से गुना होगा तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बुझाया। इस पर 2 सवाल आता है, वो बता दें, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव। देखो सिंपल, बहुत ही आसान, मान के चलो यहाँ पे +Q0 चार्ज है, तो बताओ ये धन आवेश इसको धक्का देगा कि खींचेगा,
तो धक्का दिया तो एगो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ E1। अच्छा, ये वाला क्या करेगा? आकर्षित, तो इधर ही क्या हुआ? E2। तो अंदर में अगर कोई पॉइंट है अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 E2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों की दिशा एक ही तरफ है। तो E1 प्लस E2। अब बताओ, इस तरह का प्लेट हो तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? ऐसे समझो, ये जो देख रहे हो प्लेट हाई वाला ऐसे है ना, इसको हम इस तरह से दिखाए हुए हैं, तो है ना कोण दिखाई देगा, इधर प्लस चार्ज है, तो बोलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अभी तो बताए हैं, ये निकाले हो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों तरफ रहेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो यहाँ E1 का वैल्यू कितना हुआ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जोड़ोगे तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दो कट गया तो आंसर क्या होगा? तो एग्जाम में पूछता है कि दो गो प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यही पॉइंट बाहर रहता तो बताओ, इस प्लस क्यू नॉट को ये वाला प्लस वाला खींचता कि धकेलता? धकेलता इधर E1, और ये है इधर E2। तो E नेट बताओ कितना होता? E2 माइनस। अब यहाँ डिस्टेंस कहीं है ही नहीं है, तो डिस्टेंस पर ये निर्भर नहीं है, तो E2 का भी मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसका भी मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कट गया, तब बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। फाइनली चैप्टर समाप्त। ठीक है, कल आपका डाउट क्लास चलेगा।